हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको टॉप 500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड अबंडन। तो जब भी आपका सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है कि जो वर्ड पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है एबंडन का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। तो जब भी आपका सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में पूछा जाएगा, उस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप सिनोनिम या फिर एंटोनिम का क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो सिनोनिम, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिनोनिम क्या होता है। तो सिनोनिम का मतलब होता है कि सेम मीनिंग वाले वर्ड जो होते हैं उसको सिनोनिम कहा जाता है, और जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं उसको एंटोनिम कहा जाता है। तो इसीलिए जब भी आप सिनोनिम या फिर एंटोनिम का क्वेश्चन करेंगे तो उस वर्ड का मीनिंग आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर आप सिनोनिम और एंटोनिम का जो क्वेश्चन है उसको कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ सीधे सीधे मीनिंग वाली बात आ जाती है, इस वजह से आपको मीनिंग जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे एबंडन का सिनोनिम पूछा गया है, यानी कि एबंडन का जो माना होता है वो आपका प्रचुर होता है। तो इसमें जो आपका 4 वर्ड दिया हुआ है उसमें आपको देखना है कि या तो प्रचुर या फिर अधिक मात्रा में इस तरह का कौन सा वर्ड है। तो रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब साधारण या फिर कम, या फिर आपका अगला वर्ड है आपका पेनल्टी के मतलब भी होता है अधिक, और अगला वर्ड है आपका फ्यू मतलब तो होता है कि कम, तो ये तो नहीं होगा। और शॉर्ट मतलब भी होता है आपका कम, तो ये भी नहीं होगा। अब रेयर, ये भी आपका नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेनल्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपका सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि एंटोनिम पूछा गया है आपका एंशिएंट का। द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। तो एंशिएंट का क्या मतलब होता है? तो एंशिएंट का मतलब होता है आपका पुराना, या फिर जो बहुत पुराना होता है उसे कहा जाता है एंशिएंट। तो इसमें जो 4 वर्ड है उसमें आपको देखना है कि इसका ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग। तो ओल्ड है, ओल्ड जो पहला ऑप्शन है आपका ओल्ड, इसका क्या मतलब होता है? ओल्ड मतलब भी पुराना होता है। अगला वर्ड है आपका मॉडर्न, तो मॉडर्न के मतलब होता है नया, तो ये आपका हो सकता है। अगला ऑप्शन है आपका हिस्टोरिक, तो हिस्टोरिक भी हो सकता है। अगला वर्ड है आपका एंटिक, तो एंटिक तो नहीं होगा। अब ये आप बच गया आपका 2 ऑप्शन। तो आप एक है हिस्टोरिक और एंशिएंट, दोनों लगभग सेम ही मीनिंग के होते हैं, और जो आपका मॉडर्न है यही आपका उसके ऑपोजिट मीनिंग का हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये किस तरह का सेंटेंस है ये आपको बताना है। क्या ये सिंपल सेंटेंस है, मेटाफोर है, या फिर आपका पर्सोनिफिकेशन है, या फिर आपका हाइपरबोल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि द गंगा इज़ होली रिवर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है द गंगा इज़ होली रिवर, ये किस तरह का सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका डिक्लेरेटिव, दूसरा ऑप्शन है आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा ऑप्शन है आपका इम्पेरेटिव, और चौथा ऑप्शन है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा होता है जो किसी अचानक से होने वाली चीज़ जो कि जिससे आपको चौंका दे, उस तरह के सेंटेंस को आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि द होली रिवर ये इसमें इस तरह की कोई बात तो है नहीं। इम्परेटिव सेंटेंस भी नहीं होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए
जो गंगा है उसको होली रिवर क्या किया, माना गया है। तो माना गया है इसका मतलब ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, यानी कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच टेंस इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन सा टेंस है। तो क्या सेंटेंस है देख लीजिए, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, जब भी आपका सिंस और फोर लगता है तो आपको ये पता होता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या तो पास्ट हो सकता है या फिर आपका फ्यूचर हो सकता है या फिर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे देखिए शी हैज़ बीन, तो हैज़ किस में लगता है, हैज़ आपका प्रेजेंट में होता है, तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी कि ये 4 वर्ड दिया हुआ है, इसका सही आपका स्पेलिंग बताना है। काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो जब भी आपको इस तरह का वर्ड पूछा जाएगा सबसे पहले उस वर्ड का आप स्पेलिंग यहाँ पे लिख लीजिए। तो टुमारो पूछा गया है तो आप वो जो 4 वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को मत देखिए, आप खुद से यहाँ पे टुमारो लिखिए, TOMORROW, ये आपका टुमारो का स्पेलिंग होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो TOMORROW, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आप जानते हैं उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, उसके बाद आप मिला के उसका आंसर दे दीजिए। अगला सवाल है कि पैसिव वॉइस बनाना है और सेंटेंस आपको दिया गया है कि द कैट इज़ चेजिंग द माउस। तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द माउस वाज चेज्ड बाय कैट, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। द माउस इज़ चेज्ड बाय द कैट, ये भी गलत हो जाएगा। द माउस इज़ बीइंग चेज्ड बाय द कैट, ये सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, द माउस हैज़ बीन, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप लोग को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उस कन्फ्यूज़न को हम अगले वीडियो में ज़रूर पूरा करेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अपने दोस्तों तक जो इस बार 12th में है, अपने जो स्कूल के ग्रुप हैं या फिर आपका स्टडी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द वर्ड यूरोपियन। तो यूरोपियन से पहले कौन सा वर्ड, कौन सा जो आर्टिकल है वो यूज़ किया जाता है, ए, एन, द या फिर कुछ नहीं। तो यूरोपियन से पहले आर्टिकल ये यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है कि टू स्पॉइल द बीन्स, इसका मतलब आपको बताना है कि टू स्पॉइल द बीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टू वेस्ट द फूड, ये नहीं होगा। द रिवेल इज सीक्रेट टू मेक मेस टू कुक केयरफुली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है, सी प्रेफर कॉफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स टी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जब भी प्रेफर आए, जब भी आपका प्रेफर आएगा तो प्रेफर के बाद कभी भी देन नहीं लगता है, या फिर कभी भी विथ नहीं लगता है, कभी भी ओवर नहीं लगता। जब भी प्रेफर वर्ड आएगा उसके बाद आपको टू यूज़ करना है, उसके बाद टू ही यूज़ होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी।
यानी वो कॉफ़ी पसंद करती हैं टी के जगह पे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है द प्लूरल ऑफ फेनोमेनन। फेनोमेनन का प्लूरल क्या होगा? तो फेनोमेनन आपका सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? फेनोमेनन्स ये नहीं होगा, फेनोमेना ये हो सकता है, फेनोमेनस ये भी नहीं होगा और फेनोमेनस ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला सवाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि द मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट ए फाइट, टू मेल्ट आइस, टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन, टू बी द कोल्ड हार्टेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का आपका फ्रेजल वर्ब, आपको ये इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो इस तरह का फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, खास करके जो इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूँ कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम अचानक से उसको स्टार्ट जब कर पाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ब्रेक द आइस। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है जिसको आप पसंद करते हैं, सोचते हैं कि हम उनसे किसी तरह से बात करें। कम से कम एक बार हम बात करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि वो हम रेगुलरली उससे बात कर पाएंगे। तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं कि हम उससे क्या बात करें, लेकिन जिस दिन आप ये शुरुआत कर देंगे उससे बात करने की, तो उसी को कहा जाता है ब्रेक द आइस। यानी जो ये टफ़ काम था उसको आपने स्टार्ट कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टू इनिशिएट ए कॉन्वर्सेशन। यानी कि जो बातचीत आप स्टार्ट कर पाएँ उसी को कहते हैं आइस, ब्रेक द आइस। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर ये एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर अपने ग्रुप में ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है कि सी स्पीक सॉफ्टली। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, नाउन हो जाएगा या प्रोनाउन हो जाएगा? तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा? सॉफ्टली। ये आपका हो जाएगा आपका एडवर्ब। अगला सवाल है व्हिच इज़ द करेक्ट इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सैड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है इसका। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? सी सैड दैट सी इज़ गोइंग टू मार्केट। सी सैड दैट सी वाज गोइंग टू मार्केट। सी सैड दैट सी विल, ये तो नहीं होगा। सी सेड दैट सी हैज़ बीन, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ विविड। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका मीनिंग आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको विविड पूछा जा रहा है, तो विविड का मतलब आपको पता होना चाहिए विविड का मीनिंग क्या होता है। तो विविड का मीनिंग होता है कि पारदर्शी, और तो सिनोनिम पूछा गया है तो पारदर्शी के मीनिंग का कौन सा वर्ड है? क्लियर ये है। फेंट, फेंट का मतलब होता है धुंधला। वीक ये भी नहीं होगा, डल ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्लियर। आप लोग किस तरह के और वीडियोस चाहते हैं? अगर सेक्शन वाइज अलग अलग सेक्शन वाइज आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको सिर्फ एंटोनिम का अलग वीडियो चाहिए, सिनोनिम का अलग वीडियो चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच का अलग वीडियो चाहिए। तो उस तरह का भी वीडियो हम लोग लेके आएंगे आप लोग का अगर डिमांड होता है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द बुक इज़ ऑन द टेबल, द वर्ड ऑन इज़ है। तो
द बुक इज़, ये जो ऑन है तो ऑन क्या है ये आपको बताना है। क्या वो कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन है। ऑन, इन, इनटू ये सारे आपका क्या होते हैं, ये आपका प्रीपोजिशन होते हैं। अगला सवाल है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का आपका एंटोनिम बताना है। तो ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको यही जानना ज़रूरी है कि ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि जो चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आपका आशावादी। तो आशावादी, तो इसका उल्टा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका पेसिमेटिक। रियलिस्टिक तो नहीं होगा, होपफुल नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेसिमिस्टिक। अगला सवाल है द फेमिनिन जेंडर ऑफ लायन। तो लायन का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, टाइगर, लायनेज, पैंथर या फिर लेपर्ड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लायनेज। अगला सवाल है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है दे विल फिनिश द वर्क टुमारो इज़, ये आपका इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द वर्क इज़ फिनिश टुमारो बाय देम, ये गलत हो जाएगा। द वर्क विल हैव बीन, ये भी गलत हो जाएगा। द वर्क विल बी फिनिश टुमारो बाय देम, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का क्या हो जाएगा मीनिंग। तो पहला ऑप्शन है आपका वेरी ऑफन वंस इन ए ब्लू मून। इसका क्या मतलब होता है, जो रेयरली देखा जाता है उसे ही कहा जाता है वंस इन ए ब्लू मून। तो वेरी ऑफन मतलब ये तो नहीं होगा, वेरी ऑफन। रेयरली ये हो सकता है, नेवर ये नहीं होगा क्योंकि कभी ना कभी तो होता ही है, नेवर का मतलब कभी भी नहीं ये होता है। ऑलवेज ये भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेयरली। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, तो इसलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।